हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टाइम्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। आज की इस क्लास में एसएससी कांस्टेबल जीडी एग्जाम 2021 में जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों का सॉल्यूशन कराने वाला हूं, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास इस बार एसएससी जीडी एग्जाम 2022-23 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रोज सुबह 9 बजे आपको रीजनिंग की प्रीवियस ईयर की क्लास मिल रही है, आप इसको जरूर अटेंड करिएगा। शाम में मैथमेटिक्स का भी जो क्लास मिल रहा है आप इन दोनों क्लास को रेगुलर अटेंड करिए। एग्जाम तक आपका मैथ और रीजनिंग काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट सवाल से। क्या बोला गया है? एक कार की चाल एक बस की चाल की 1.1/5 गुना है। एक ट्रेन 1200 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करती है। यदि बस की चाल ट्रेन की चाल का 1.1/4 गुना है तो कार 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? बहुत ही बढ़िया सवाल है। पढ़ने से आपको लेंदी लग रहा होगा, लेकिन इसको हम कैसे आसान बनाते हैं आप उसको देखिए। एक कार की चाल जो है वो बस की चाल का 1.1/5 गुना है। तो हम 1.1/5 गुना को क्या लिख सकते हैं? फ्रैक्शन में 5 एकम 5 और 1 6, 6/5 लिख सकते हैं। अब यहाँ पहले आप लिखिए कार, यहाँ लिखिए क्या? बस। इन दोनों के स्पीड का रेशियो ले लीजिए। कार की चाल जो है वो बस की चाल का 1.1/5 गुना है। तो नीचे वाला आप मान लीजिए इसको क्या? 5 को बस की चाल। तो यहाँ मान लिए बस की चाल कितना? 5। तो कार की चाल कितना हो जाएगा? कार की चाल जो है वो बस की चाल का 6/5 गुना है। तो 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 6 आ जाएगा। कार की चाल कितना हो जाएगा? 6। 6:5 कार और बस के स्पीड का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अब आगे पढ़िए। आगे क्या लिखा गया है? एक ट्रेन 1200 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करती है। ट्रेन जो है वो 1200 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करती है। तो यहाँ से हम ट्रेन का स्पीड निकाल लेंगे। यहाँ से हम ट्रेन का स्पीड निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ट्रेन का स्पीड क्या हो जाएगा? तो डिस्टेंस आपको दे रखा है कितना? 1200 किलोमीटर। ठीक है, इसको कितने घंटे में तय कर रहा है? 15 घंटे में। तो 15 से डिवाइड कर दीजिए। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसको कैंसिल कीजिए, कैंसिल कीजिए। 15 से कितना बार में जाएगा? 8 बार में 120, यानी कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या निकल गया? ये आपका निकल गया ट्रेन की चाल। ट्रेन की चाल निकल गया। आगे बोला है यदि बस की चाल ट्रेन की चाल का 1.1/4 गुना है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे बस की चाल। ठीक है, बस का स्पीड यहाँ से निकाल लेंगे। बस का स्पीड कितना है? ट्रेन की स्पीड का 1.1/4 गुना। 1.1/4 गुना को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं? 4 एकम 4 और 1 5/4। अब इसको कैंसिल करिए। 4 से कितना बार में जाएगा? 20 बार में। और 20 पचे कितना हो जाएगा? 100 आ जाएगा। ये आ गया आपका क्या? बस का स्पीड। 100 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गया आपका? बस का स्पीड आ गया। अब यहाँ से आपको क्या पूछा है कि कार 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? कार 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, ये आपसे पूछा गया है। तो बस का स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। और बस का स्पीड यहाँ देखिए कितना है? 5 यूनिट है। ठीक है, 5 रेशियो, यानी कि ये 5 रेशियो बराबर 100 किलोमीटर प्रति घंटा है एक्चुअल में। 1 रेशियो बराबर यहाँ हम निकाल सकते हैं। 1 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो यहाँ से हम कार का स्पीड निकाल लेंगे। कार का स्पीड कितना है? 6 रेशियो। तो 6 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 20 से गुना कर दीजिए। 1 रेशियो बराबर 20 है, तो 6 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा? 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका निकल के आ गया क्या? कार का स्पीड। कार का स्पीड निकल के आ गया। और आपसे पूछा है कि कार 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो कार का स्पीड हमको पता चल गया। कार का स्पीड कितना पता चल गया? 120 किलोमीटर प्रति घंटा। और टाइम भी हमको पता है 7 घंटा। तो यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ टाइम से इसको गुना कर दीजिए। 120 गुना 7 कितना आ जाएगा? 120 गुना 7, 12 को 7 से गुना करेंगे 84 आ जाएगा पर 1 0। 840 किलोमीटर की दूरी कार जो है तय करेगा 7 घंटे में। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही बारीकी से इस सवाल को मैंने आपको बता दिया है और अच्छे तरीके से बताया। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस सवाल का आंसर करिए। देखिए इसमें क्या बोला गया है? ये किसी प्रोजेक्ट को 10 दिनों में और बी उसी प्रोजेक्ट को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ये एक प्रोजेक्ट को 10 दिन में, बी 15 दिन में। ये और बी दोनों एक साथ मिलकर उस कार्य पर काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, ये और बी दोनों काम करना शुरू करते हैं साथ में, लेकिन ये प्रोजेक्ट पूरा होने के 5 दिन पहले छोड़ देता है।
तो अब प्रोजेक्ट को पूरा होने में कितना समय लगेगा ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ हम लिखते हैं सबसे पहले ये प्रोजेक्ट को कितने दिनों में समाप्त कर रहा है, 10 दिन में। और बी आपका कितने दिनों में प्रोजेक्ट को समाप्त कर रहा है, 15 दिनों में। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं कि कुल काम कितना है। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 आपका कुल काम निकल गया। अब यहाँ से इन दोनों का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं कि किस रेट से इन लोग काम करेंगे। 10 से 30 कितना बार में जाएगा, 3 बार में। तो ए की कार्यक्षमता कितना हो गया, 3 हो गया। 15 से 30 कितना बार में जाएगा, 2 बार में। तो बी की कार्यक्षमता कितना हो गया, 2 हो गया। समझ में आया होगा। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ समझना होगा आपको कि ये जो है वो प्रोजेक्ट पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है। लास्ट का 5 दिन ये काम नहीं कर रहा है। लास्ट का जो है अंतिम का 5 दिन वो ये नहीं कर रहा है। तो कौन करेगा, बी करेगा। बी अंतिम का 5 दिन काम करेगा। और बी किस रेट से कर रहा है, 2 की रेट से। तो 5 दिन में, अंत के 5 दिन में बी कितना काम कर दिया होगा, तो 2 की रेट से कर रहा है। और 5 दिन अंत में बी अकेले किया है, यानी कि 10 यूनिट ये काम कर दिया होगा। तो कुल काम में आप 10 को घटा दीजिए। कुल काम कितना है, 30। 30 में से 10 को घटा दीजिए तो कितना काम बचेगा, 20 काम ये बच गया। तो ये पहले वाला काम निकल गया, जब ये और बी साथ में किए होंगे तब का काम निकल गया। ठीक है। अब 20 जो काम बचा है वो पहले ये और बी दोनों साथ में किए होंगे। ये आपका करेगा 3 की रेट से और बी आपका करेगा 2 की रेट से। तो दोनों मिलाकर काम करेंगे तो किस रेट से करेंगे, 3 और 2 5 की रेट से। ठीक है, 5 की रेट से काम करेंगे। और काम आपका कितना है, 20। तो 20 को भागा कर दीजिए 5 से, कितना बार में जाएगा, 4 बार में। 4 दिन में, यानी 4 दिन जो है वो ये और बी पहले साथ में किए होंगे। 4 दिन ये और बी पहले साथ में काम किए होंगे। लेकिन ये आपसे पूछा गया है कि प्रोजेक्ट को पूरा होने में कितना समय लगा। तो 4 दिन तो ये और बी साथ में किए, लेकिन अंतिम का 5 दिन बी अकेले काम किया है, तो उसको भी आपको जोड़ना पड़ेगा। 5 दिन आप इसमें और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 9 दिन। 9 दिन में प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। अब इस सवाल का आंसर करिए। इसमें क्या बोला गया है, किसी बैग में 310 रुपया है। किसी बैग में 310 रुपया है, जिसमें 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्कों का अनुपात दे दिया है। 4:3:5 है। तो आपसे पूछा गया है कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ लिखते हैं हम कि कितने कितने रुपये के सिक्के हैं। ठीक है, तो एक है आपका 5 रुपये का सिक्का। ठीक है, दूसरा है आपका कितना, 2 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का है। एक और है आपका कितना, 1 रुपये का सिक्का, 1 रुपये का सिक्का है। इन सभी का अनुपात आपको दे दिया है, कितना है, 4:3:5। यहाँ से हम कुल मूल्य निकाल सकते हैं, कुल वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 5 रुपये के 4 सिक्के हैं तो कुल कितना वैल्यू हो गया, 5 हो के 20 हो गया कुल वैल्यू। 2 रुपये के 3 सिक्के हैं तो कुल वैल्यू कितना हो गया, 3 दूना 6 कुल वैल्यू हो गया। ठीक है, और 1 रुपये के 5 सिक्के हैं, कुल वैल्यू कितना हो गया, 5 एकम 5 5 हो गया। ठीक है, ये आपका कुल मूल्य निकल गया। ठीक है, और एक्चुअल में कुल मूल्य कितना दिया है, 310 रुपया। इस रेशियो को जोड़िए, 20 और 6 26, 26 और 5 31। 31 रेशियो बराबर एक्चुअल में आपको कितना रुपया दिया है, 310 रुपया दिया है। तो यहाँ से हम 1 बराबर निकाल लेंगे। 31 से ये 10 बार में चला जाएगा, 1 बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। 1 बराबर 10 आ गया। आपसे क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 5 रुपये की सिक्कों की संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है, तो 1 बराबर है 10, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 10 से गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से क्वाइन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का आंसर करिए। मेरा प्रयास रहता है कि हर एक क्वेश्चन को बारीकी से आपको समझाऊं, ताकि आप कभी भी भूल नहीं पाएं और इस तरह का क्वेश्चन आए तो आराम से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। अब इस क्वेश्चन का आंसर करिए। इसमें क्या लिखा गया है, एक ट्रेन अपनी सामान्य चाल की 1/4 चाल से चलने पर अपने गंतव्य तक 60 मिनट की देरी से पहुंचती है। अगर ट्रेन जो है वो अपनी सामान्य चाल का 1/4 चाल से चलती है तो डेस्टिनेशन पर, गंतव्य पर 60 मिनट की देरी से पहुंचती है। आपसे पूछा गया है वही दूरी तय करने में ट्रेन द्वारा लगने वाला सामान्य समय ज्ञात कीजिए। एक्चुअल में उसको कितना समय लगना चाहिए ये आपसे पूछा गया है अगर सामान्य चाल से चले। तो यहाँ आप लिखिए क्या,
S1, S1 मीन्स स्पीड 1, यहाँ लिखिए स्पीड 2, ठीक है, क्योंकि स्पीड एक बार घटा रहा है, सामान्य चाल की 1/4 चाल से चल रहा है, तो सबसे पहले देखिए 1/4, ठीक है, सामान्य चाल का 1/4 चाल से चल रहा है, तो सामान्य चाल इसका हम क्या मान लें, इसका सामान्य चाल हम क्या मान लें जिसका हम 1/4 भी कर सकते हैं। तो नीचे वाला ये 4 को सामान्य चाल मान लीजिए, तो पहले स्पीड था उसका कितना 4, कितना मान लिए 4 मान लिए, तो 4 जब हम माने तो इसका हम 1/4 करेंगे, तो 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो उसका जो नया स्पीड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, नया स्पीड 1 आ जाएगा। ध्यान में रखिएगा ये क्या है आपका स्पीड का रेशियो है, ठीक है, ट्रेन के स्पीड का रेशियो है। हम कैसे किए, पहले हम मान लिए पहले ट्रेन की सामान्य चाल कितनी थी 4, अब उसका नया चाल सामान्य चाल का 1/4 है, तो 4 का हम 1/4 निकालें तो कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। इसमें आपको पता होगा कि टाइम जो होता है वो स्पीड का उल्टा होता है, टाइम का रेशियो जो होता है वो स्पीड का क्या होता है उल्टा होता है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 1:4 हो जाएगा, टाइम का रेशियो 1:4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए पहले समय कितना लग रहा था सामान्य समय 1, अब नया समय कितना लग रहा है 4 लग रहा है, तो कितना ज़्यादा लग रहा है, कितना देरी हो रहा है 3 का देरी हो रहा है, इन दोनों के बीच का अंतर 3, ठीक है, 3 रेशियो बराबर आपको एक्चुअल में दे रखा है कितना 60 मिनट की देरी हो रहा है। पहले समय लग रहा था 1, अब समय लग रहा है 4, तो कितना देरी हो जा रहा है 3 का देरी, और ये 3 जो है वो एक्चुअल में 60 के बराबर है, तो यहाँ से हम 1 रेशियो बराबर निकाल लेंगे, तो 1 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा 3 दूना 6, 20 मिनट आ जाएगा, 20 मिनट आ जाएगा। आपसे क्या पूछा गया है, वही दूरी को तय करने में ट्रेन द्वारा लगने वाला सामान्य समय क्या है, ये आपसे पूछा गया है, तो उसका सामान्य समय क्या है 1 यूनिट है, ठीक है, 1 यूनिट है, और 1 यूनिट में आपका आ गया कितना 20 मिनट, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा 20 मिनट, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अगर यदि यहाँ 1 की जगह 2 रहता या 3 रहता तो हम उसको गुना कर देते 20 से, तो वो उतना मिनट के बराबर हो जाता, लेकिन 1 बराबर मेरा 20 आया, और एक्चुअल में उसका सामान्य टाइम जो था वो 1 ही था, तो 1 बराबर 20 मिनट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का आंसर करिए, CI और SI दोनों का कॉम्बिनेशन वाला सवाल है, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। लिखा गया है 10% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश की गई किसी निश्चित धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज, उसके बाद अगला लाइन लिखा हुआ है 5,000 की धनराशि पर 10% की दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है, यानी कि साधारण ब्याज जो है वो 5,000 की धनराशि पर 10% की दर से 2 वर्षों में जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा उसका आधा है साधारण ब्याज, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या निकालेंगे CI निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। किस दर से चक्रवृद्धि चार्ज कर रहा है 10% की दर से। यहाँ इसको समझिए कि इसको हम कैसे ट्रिकी मेथड से बनाते हैं। 10% का मतलब क्या होता है, 10% मीन्स होता है 1/10 होता है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। कैसे होगा, जब प्रतिशत हम हटाएंगे तो 10 बटा क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/10 आएगा। तो इस प्रकार से हम 10% को 1/10 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ आप लिखिए क्या प्रिंसिपल, और यहाँ लिखिए क्या अमाउंट का रेशियो। नीचे वाला इस 10 को आप मान लीजिए क्या प्रिंसिपल, ठीक है, मूलधन मान लीजिए, तो मूलधन कितना है 10, तो ब्याज कितना हो जाएगा उस पर 1 रुपये का ब्याज, तो चक्रवृद्धि मूलधन कितना हो जाएगा 10 और 1 11, ठीक है। चूंकि 2 वर्ष का है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 2 बार हम ऐसा करेंगे, फिर हम लिखेंगे 10, फिर से लिखेंगे क्या 11, ठीक है। अब देखिए कि कुल मूलधन कितना हो गया 10 गुना 10 कितना हो जाएगा 100, 11 गुना 11, 11 का स्क्वायर 121, ये हो गया आपका 121 क्या चक्रवृद्धि मिश्रधन। मूलधन आपके सामने 100 और चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, तो 100 और 121 के बीच का अंतर कितना है 21, तो 21 यूनिट आपका क्या आ गया चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। और मूलधन कितना है 100 है, मूलधन कितना है 100 है, और एक्चुअल में मूलधन कितना है चक्रवृद्धि ब्याज वाला 5,000 है। तो इस 100 को हम 5,000 किस तरीके से बना सकते हैं, तो 100 में अगर यदि हम 50 से गुना कर देंगे तो ये आपका 5,000 बन जाएगा, 5,000 मूलधन हो गया, तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 50 से इसमें गुना किए तो 21 में भी आपको 50 से गुना करना पड़ेगा, तो 21 × 105 पर 1 0, ये आपका निकल गया क्या CI निकल गया, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। कैसे किया आपको समझ में आया होगा
कि आपका मूलधन था यहाँ कितना 100 और एक्चुअल में मूलधन कितना है, धनराशि 5000 है। तो 100 को हम 5000 किस प्रकार से बना सकते हैं, 50 से गुना कर दिए तो ये आपका क्या बन गया, 5000 बन गया। तो 50 से इसमें भी गुना किए तो 50 से आपको इसमें भी गुना करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो में चीज़ें क्या होती है, जितना इधर आप गुना कीजिएगा उतना आपको इधर भी गुना करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से मेरा CI कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, 1050 आ गया। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है, साधारण ब्याज जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज मेरा आ गया कितना, 1050 आ गया है। तो इसका आधा कितना होगा, 525 हो जाएगा। 525 इसका आधा हो गया। ये आपका क्या निकल गया, SI निकल गया। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। तो आपसे पूछा है धनराशि क्या है, धनराशि क्या है, जब 10% की वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश की जाती है तो धनराशि आपसे पूछा गया है। तो यहाँ आपका निकल गया आपका इंटरेस्ट, और आपको रेट दे रखा है, टाइम भी दे दिया है। तो यहाँ से आप धनराशि निकाल सकते हैं, मूलधन। तो यहाँ मूलधन बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100। तो ब्याज कितना है 525, 525 गुना क्या हो जाएगा 100 बटा क्या हो जाएगा, समय गुना दर, समय कितना है 2 वर्ष और दर कितना है 10%। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 1 0 से 1 0 चला जाएगा, 2 से इसको कैंसिल कीजिए 5 बार में, 525 को गुना करिए 5 से, कितना हो जाएगा 2500 और 25 5 125, यानी कि 2625 हो जाएगा। कितना 2625, मूलधन कितना हो जाएगा 2625। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आया होगा। इसका सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया है, कुछ इस प्रकार से आप सोल्व करेंगे तो कम समय में आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका आंसर करिए। देखिए इसमें क्या बोला गया है, ए और बी मिलकर एक निश्चित कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तथा सी और ए मिलकर 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो अकेले ये उस कार्य के 7/12 भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ए और बी, ए प्लस बी, ये दोनों अगर साथ में काम करेंगे तो काम आपका समाप्त हो जा रहा है 20 दिन में। ठीक है, और बी और सी, बी प्लस सी, ये दोनों अगर साथ में काम करते हैं तो काम समाप्त हो रहा है आपका 30 दिनों में। और सी प्लस ये दोनों अगर काम कर रहे हैं तो काम समाप्त हो रहा है 24 दिन में। तो सबसे पहले हम यहाँ निकाल लेंगे कि टोटल वर्क कितना है। तो इन तीनों का आप एलसीएम ले लीजिए, इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, 120 इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये प्लस बी, यानी ये और बी दोनों की कार्य क्षमता साथ में क्या होगा। तो 120 जो है वो 20 से कितना बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, 6 बार में। ये और बी दोनों की साथ में कार्य क्षमता 6 हो गया। और 30 से 120 कितना बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। ठीक है, 24 से 120 कितना बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, इसमें देखिए यहाँ ये है 2 बार, यहाँ भी ये है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है। तो 2 यहाँ आप कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए। अब लिखिए ये प्लस बी प्लस सी, क्योंकि 2 बार सभी लेटर है। ठीक है, अब यहाँ बराबर कर देते हैं इफिशियंसी का। इन तीनों का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 6 + 4 10, 10 और 5 15, कितना हो जाएगा 15। तो 2 से इसको कैंसिल करिएगा तो कितना बार में 15 कटेगा, 7.5 बार में, 7.5 बार में। यानी कि ये ठीक है प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की साथ में कार्य क्षमता कितना हो जाएगा 7.5, 7.5 हो जाएगा। आपको क्या चाहिए, केवल एक ही कार्य क्षमता आपको निकालना है, सभी का नहीं निकालना है, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि ये जो है वो कुल काम के 7/12 भाग को कितने समय में कर लेगा। तो यहाँ देखिए इन तीनों की कार्य क्षमता आपको पता है 7.5 है। तो यहाँ से हम ये का कैसे निकालेंगे, तो बी और सी का वैल्यू हम रख देंगे तो ये आपका निकल जाएगा। बी और सी की कार्य क्षमता यहाँ देखिए कितना है, 4 है। बी और सी इन दोनों की संयुक्त कार्य क्षमता कितना है, 4 है। तो ये 4 उधर जाके घट जाएगा 7.5 में, तो ये बराबर आपका कितना आ जाएगा, ये बराबर आपका 3.5 आ जाएगा। एक की कार्य क्षमता कितना हो गया, 3.5 हो गया। यहाँ से आपका काम आसान हो गया। आपको बोला है कि कुल काम के 7/12 भाग को ये कितने समय में करेगा। तो कुल काम कितना है 120, 120 का 7/12 भाग निकालिए। ठीक है, उसके बाद ये की कार्य क्षमता से भागा दे दीजिए। तो ये की कार्य क्षमता कितना है 3.5, तो यहाँ 3.5 से इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 3.5 से डिवाइड कर दीजिए। ये पॉइंट हटाइएगा तो ऊपर में एक 0 लगेगा। अब इसको काट दीजिए, 35 दूना 70, 2 बार में। 12 से इसको काट दीजिए 10 बार में, तो 10 दूना क्या हो जाएगा 20। 20 दिन में ये जो है वो कुल काम के 7/12 भाग को समाप्त कर देगा, निपटा देगा। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आते हैं अगले सवाल पर।
इस सवाल का आंसर करिए। देखिए इसमें क्या बोला गया है, एक समूह में 30 लड़कियों का औसत भार 35 केजी है। जब समूह में एक लड़की और आ जाती है तो औसत भार 2 केजी बढ़ जाता है, तो नई शामिल हुई लड़की का भार कितना है। तो इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से आपको बताऊंगा। पहला एक बेसिक मेथड, दूसरा तरीका आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। तो सबसे पहले आप देखिए बेसिक तरीका क्या होगा। 30 लड़कियों का औसत भार आपको दे दिया है कितना, 35। तो यहाँ से टोटल वेट आप निकाल सकते हैं। टोटल वेट जो है वो 30 लड़कियों का, वो तो आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा, एवरेज आपको दे दिया है कितना, 35, और कुल लड़कियाँ कितना है, 30 है। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा टोटल वेट, ठीक है, 35 गुना 30 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 105 पर 10, 1050 हो गया। अब क्या बोला है कि समूह में एक नई लड़की आ जाती है जिससे औसत वजन में 2 केजी बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब समूह में कुल कितनी लड़की हो गई, 31 लड़की हो गई। पहले 30 थी, एक और लड़की आ गई, 31 लड़की हो गई। और औसत वजन अब नया क्या हो जाएगा, पहले औसत वजन था 35 केजी, आने से 2 केजी औसत वजन बढ़ गया, तो नया औसत क्या हो जाएगा, 37। 35 और 2 37। अब यहाँ से आप गुना इसको कर दीजिए, तो यहाँ से आप टोटल निकाल लीजिएगा। उसके बाद उसमें से 1050 घटा दीजिएगा, तो नई लड़की का औसत वजन पता चल जाएगा। इसको गुना करिए, गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, 37 गुना का करिए 31, तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना, 37। और इसको 7 या 21, 3 3 9 और 2 11, 7 4 और 11, 1147 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1147। यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया आपका 31 लड़कियों का कुल भार, और ये आपका 30 लड़कियों का कुल भार, ये आपका 31 लड़कियों का कुल भार। तो इसमें से 1050 को घटा दीजिए तो नई लड़की का भार पता चल जाएगा। 1050 इसमें से आप घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 7 9, इधर आपका 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी नई लड़की का जो वजन है वो 97 केजी है। ये आपका बेसिक तरीका है और एग्जाम में इस तरीके से करने का कोई मतलब नहीं है। टाइम जाएगा, आंसर तो ले आइएगा, समय आपका ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। इसका ट्रिक क्या है वो आप समझिए। सबसे पहले देखिए कि नई लड़की के आने से औसत वजन कितना बढ़ जा रहा है, 2 केजी बढ़ जा रहा है। पहले औसत वजन कितना था, 35, अब नया जो औसत वजन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 37। औसत मीन्स क्या होता है, मीन्स उतना सभी का वजन होगा, ठीक है। इसको समझिएगा कि उतना सभी का वजन होगा, यानी जो नई लड़की आई होगी उसका भी औसत वजन कितना होगा, 37 केजी होगा, क्योंकि समूह में सभी लड़कियों का औसत वजन 2 केजी बढ़ जा रहा है नई लड़की के आने से। तो नई लड़की का भी औसत वजन कितना हो जाएगा, 37 केजी होगा। और पहले लड़कियां कितनी थी, 30 लड़कियां थी, पहले 30 लड़कियां थी, उसके आने से 2 केजी बढ़ जा रहा है समूह का औसत। तो 30 लड़कियों में कुल कितना वजन बढ़ गया होगा, 30 दूना 60 बढ़ गया होगा, तो 60 इसमें से जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 97। एक लाइन में आप आंसर इसको कर सकते थे ओरली। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए कि नई लड़की को आने से औसत वजन कितना बढ़ जाता है, 2 केजी। पहले औसत था 35 केजी, यानी औसत मीन्स क्या होता है कि उतना सभी का वजन होगा, 35 पहले सभी का होगा। नई लड़की आने से 2 केजी बढ़ जा रहा है, यानी 37 सभी का होगा। तो नई लड़की जो आएगी उसका भी औसत वजन 37 केजी होगा, ठीक है। उसके आने से 2 केजी समूह का औसत वजन बढ़ जा रहा है। पहले लड़कियां थी 30 और 2 केजी सभी का बढ़ जाएगा, तो कितना बढ़ेगा, 30 दूना 60, तो 60 और इसमें बढ़ा दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, 97 केजी नई लड़की का वजन हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का आंसर करिए। इसमें देखिए क्या बोला गया है, यदि 5 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 35% के बराबर है तो साधारण ब्याज की दर कितनी है, रेट क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आप मूलधन यानी कि प्रिंसिपल मान लीजिए कितना, 100, कितना मान लीजिए, 100 मान लीजिए। और 5 वर्षों के बाद जो ब्याज होगा वो मूलधन के 35% के बराबर होगा, 35% के बराबर। तो 100 का 35% कितना हो जाएगा, 35 ही आएगा। ये आपका क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। आपसे रेट पूछा गया है, क्या पूछा गया, रेट। ब्याज भी पता है, मूलधन भी आपको पता है, समय भी पता है, तो रेट निकाल सकते हैं। रेट बराबर क्या होता है, रेट बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100, ब्याज कितना है 35, 35 गुना 100, और मूलधन गुना समय, मूलधन कितना है 100 माने समय कितना है 5 वर्षों में ऐसा हो रहा है। 100 से 100 ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 7 बार में, तो रेट आपका कितना आएगा 7%। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या बोला गया है, राम ने अंकित मूल्य पर 35% छूट पर एक कुर्सी खरीदी है। 35% के डिस्काउंट पर एक कुर्सी राम ने खरीदी है। यदि राम को छूट नहीं मिली होती तो उसे कुर्सी का
मूल्य 245 अधिक चुकाना पड़ता। अगर ये डिस्काउंट राम को नहीं मिलता तो उसको 245 रुपया और चुकाना पड़ता। आपसे पूछा गया है कि राम ने कुर्सी खरीदने के लिए कितने रुपये का भुगतान किया। देखिए, इसका सबसे स्मार्ट तरीका मैं बताता हूँ कि कम समय में इसको कैसे आप सॉल्व करिएगा। सबसे पहले आप अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस मान लीजिए 100। कितना मान लीजिए? 100 मान लीजिए। इसमें से इसको 35% का डिस्काउंट मिल रहा है। इस पर इसको 35% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 35% इसमें से घटा दीजिए 100 में, तो कितना में वो खरीदा होगा? 65% में खरीदा होगा। ये आपका क्या निकल गया? सेलिंग प्राइस निकल गया, एसपी निकल गया। कैसे किए? मार्क प्राइस हम मान लिए कितना? 100%, 100 मान लिए। उसमें से 35% डिस्काउंट के साथ कुर्सी खरीदता है तो कितना में खरीदा होगा? 65% में खरीदा होगा। और आपसे पूछा है अगर यदि यही इसको डिस्काउंट नहीं मिलता, ठीक है, इसको डिस्काउंट नहीं मिलता तो 245 रुपया अधिक इसको देना पड़ता। ठीक है, तो डिस्काउंट मिल रहा है कितना का? इसको 35% का इसको डिस्काउंट मिल रहा है। और यही अगर यदि नहीं मिलता तो इसको 245 रुपया अधिक चुकाना पड़ता। इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो 245 है, 245 जो है वो 35% बराबर है। 35% बराबर है। समझ में आया होगा? क्योंकि अगर डिस्काउंट नहीं मिलता तो 245 रुपया इसको अधिक चुकाना पड़ता। तो डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 35% का, यानी कि 35% बराबर 245 है। तो आपसे पूछा गया है कि राम ने कुर्सी के लिए कितने रुपये का भुगतान किया है। तो राम ने कुर्सी के लिए कितना भुगतान किया है? 65%, यही भुगतान किया है। तो 35% बराबर 245 है, तो 65% बराबर क्या होगा? एक लाइन में आपका आंसर आ गया। इसको काटिए 5 से 7 बार में, 5 से इसको काटिए 13 बार में जाएगा, 7 से इसको काटिए 3 बार में 21, बच गया 3, 35, 7 पचे 35, 35 गुना 13, 13 पचे 65 के 5, 6, 33 40 और 6 कितना हो जाएगा? 45। 455 रुपया राम ने कुर्सी के लिए भुगतान किया, पे किया। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का आंसर करिए। देखिए क्या बोला गया है। यदि 12,800 की धनराशि को 9% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है तो बैंक द्वारा लौटाया जाने वाला मिश्रधन कितना होगा? मिश्रधन आपसे पूछा गया है। एकदम सिंपल इंटरेस्ट वाला सवाल है। कितना राशि इन्वेस्ट कर रहा है, जमा कर रहा है? 12,800, 12,800 और ब्याज की दर कितना है? 9%। ठीक है, कितने वर्षों तक जमा किया है? 5 वर्षों तक। तो ये सबसे पहले आप 1 वर्ष का निकाल लीजिए 9%, क्योंकि ब्याज का दर साधारण ब्याज में सेम होता है। जितना इस वर्ष लगेगा अगले वर्ष भी उतना ही लगेगा। तो इसका 9% निकालिए, 0 से 0 जाएगा। अब इसको 9 से गुना करिए, 9 8 72 का 2, बाकी हाथ में 7, 9 2 18 और 7 25 का 5, बाकी हाथ में 2, 9 एकम 9 और 2 कितना? 11। 1152 रुपया पहले साल इसको ब्याज मिलेगा, लेकिन ये 5 वर्षों तक निवेश किया है। तो 1 साल का है 1152, तो 5 साल का कितना हो जाएगा? 5 से इसको गुना कर दीजिए, क्योंकि साधारण ब्याज हमेशा एक ही रेट पर लगता है। तो 5 दूना 10, 5 25 और 1 26, बाकी हाथ में 2, 5 एकम 5 और 2 7, 5 एकम 5। कुल इतना ये ब्याज के रूप में पाया होगा। ब्याज के रूप में इसको कितना मिला होगा? 5,760 रुपया। लेकिन आपसे पूछा गया है कि ये मिश्रधन इसको कितना मिलेगा। ठीक है, बैंक द्वारा मिश्रधन कितना लौटाया जाएगा, तो इतना इसको ब्याज मिल गया। ठीक है, एसआई मिल गया। और मूलधन कुल कितना था? 12,800। तो 12,800 कुल और जोड़ दीजिए इसमें। ठीक है, तो इसका कुल राशि निकल जाएगा मिश्रधन 0, 6, 8 7 15, 5 2 7 और 1 8, 1 का 1, यानी 18,560 रुपया। 18,560 रुपया मिश्रधन के रूप में मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर करिए। देखिए क्या बोला गया है। एक व्यक्ति ने एक अलमारी 4% की हानि पर 960 रुपया में बेची। फिर उसने एक फोल्डिंग बेड 20% के लाभ पर 840 रुपया में बेचा। उसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए कि कितना इसको लाभ हुआ या फिर हानि हुआ। तो सबसे पहले अलमारी को देखिए कि कितना में बेचा है। अलमारी को बेचा कितना? 960 रुपया। 960 रुपया में, जिसमें से इसको 4% का लॉस हुआ है। तो यहाँ से हम अलमारी का कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। 4% का हानि हुआ है, यानी कि कितना में बेचा होगा? 96 में बेचा होगा, 96 में बेचा होगा। तो 100 बराबर कितना? यहाँ से आप निकाल लीजिएगा कॉस्ट प्राइस। तो 96 से ये जाएगा कितना बार में? 10 बार में। तो अलमारी का सीपी कितना निकल जाएगा? 1000। 1000 आपका क्या निकल गया? अलमारी का कॉस्ट प्राइस निकल गया। उसी प्रकार से फोल्डिंग बेड का भी हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। फोल्डिंग बेड का भी कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। कितना में बेचा है इसको? बेचा है 840 रुपया में, और 20% के लाभ पर बेचा है।
20% के लाभ पर, यानी कि 840 जो है वो आपका 120 बराबर है, 120 बराबर है क्योंकि 20% का लाभ हो रहा है। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ से फोल्डिंग बेड का क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो इसको 120 से काटिए, 7 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो फोल्डिंग बेड का CP आपका निकल के आ जाएगा 700 रुपया। तो कुल क्रय मूल्य कितना हो गया अलमारी और फोल्डिंग बेड का, 1000 प्लस 700 कितना हो जाएगा 1700 रुपया, ठीक है। और कुल विक्रय मूल्य कितना है, ये आपका निकल गया टोटल CP। और टोटल SP कितना है, अलमारी को बेचा 960 में और फोल्डिंग बेड को बेचा 840 में, 960 प्लस का 840, तो कुल SP कितना हो जाएगा 9817 एक 1800 रुपया में बेचा है। कुल विक्रय मूल्य आपका कितना निकल के आ गया 1800 रुपया, ये आपका SP आ गया। और CP कितना है 1700 रुपया। तो कितना लाभ हुआ 100 का प्रॉफिट हुआ है। 1700 वाली वस्तु को 1800 में बेचा है तो 100 का प्रॉफिट हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। इसके आंसर को मैंने अरेंज कर दिया है, इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। एवरेज का सवाल है, आसान है, कर सकते हैं, इसका आंसर करिएगा। हम आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें क्या बोला गया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 228, 282 और 288 से पूर्णतः विभाजित कर सकती है। बड़ी से बड़ी संख्या क्या बोला है, बड़ी से बड़ी संख्या मीन्स क्या होता है HCF आपको निकालना है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है आपको। संख्याएं क्या क्या है 228 है, अगली संख्या कितना है 282 है और तीसरी संख्या आपका है 288। तो HCF निकालने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था कि आप दो संख्याओं का चयन करें, उसका अंतर देखिए, दो सबसे नज़दीकी संख्या का चयन कीजिए जिसका अंतर सबसे कम हो। अगर यदि हम ये 228 और 282 को लेते हैं तो इसका अंतर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यदि हम 282 और 288 का अंतर लेते हैं तो इसमें मात्र 6 का अंतर है। 282, 288 इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 6। आपका HCF या तो 6 होगा या फिर 6 का फैक्टर होगा। तो कैसे हम पता करेंगे कि 6 ये HCF है कि नहीं है, तो 6 का आपको डिविजिबिलिटी रूल आता होगा, इससे ये तीनों संख्याएं कटनी चाहिए, ये तीनों संख्याएं कटनी चाहिए 6 से। तो 6 से कैंसिल करने का नियम क्या है, जो संख्या 3 से और 2 से कैंसिल हो वो 6 से भी कैंसिल होगा। तो 3 से कैंसिल होने का नियम क्या है कि अंकों को जोड़ने के बाद 3 का मल्टीपल आना चाहिए। तो अगर यदि 228 को अगर जोड़ते हैं इसके अंकों को तो 2 और 2 4 और 8 कितना हो जाएगा 12, जो कि 3 से कैंसिल हो जाएगा और 2 से भी ये कैंसिल है। इसको जोड़िए 2 और 8 10, 2 12, ये भी 3 से कैंसिल हो जाएगा। इसको जोड़िए 2 और 8 10 और 8 18, ये भी 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये 3 से और 2 से दोनों से कैंसिल हो जा रहा है, यानी 6 से भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसका HCF इन तीनों संख्याओं का HCF क्या होगा 6 ही होगा। 6 जो है वो हाईएस्ट है और कॉमन है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर HCF वाला सवाल आए तो उसी प्रकार से आप आंसर निकालिए, बहुत जल्दी आपका आंसर निकल जाएगा। अब इसका आंसर करिए। देखिए क्या बोला गया है, एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य 4000 रखता है, ठीक है। अंकित मूल्य कितना रखता है, मार्क प्राइस 4000। तो यहाँ हम लिखते हैं मार्क प्राइस कितना है 4000 रखता है, ये रखा है। आगे पढ़िए, वह दुकानदार उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता है। यदि इसे अंकित मूल्य के 100 रुपया कम में बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता। तो देखिए इस अंकित मूल्य पर 10% का छूट दे रहा है, डिस्काउंट कितना का दे रहा है 10% का। तो कितना में बेच रहा है 90% में। तो 4000 का 90% जब निकालिएगा, 4000 का 90% तो डायरेक्ट आपका निकल जाएगा सेलिंग प्राइस। तो 4000 का 90% कितना हो जाएगा 9 चक 36, 3600 रुपया ये आपका क्या निकल गया सेलिंग प्राइस निकल गया, SP निकल गया, ठीक है। डायरेक्ट हम 90% निकाल लिए क्योंकि 10% का डिस्काउंट दे रहा था। तो कितना में बेच रहा था 90% में। तो ये जो आपका 3600 रुपया आया है ये 20% लाभ के साथ है, क्योंकि बोला गया है कि 10% छूट देने के बाद 20% का लाभ होता है। यानी कि ये 3600 रुपया जो सेलिंग प्राइस है 3600 रुपया वो आपका 120 बराबर है, 20% लाभ है, 120 बराबर है। तो यहाँ से हम वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लेंगे तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 100% बराबर 12 तिया कितना 36, 30 बार में जाएगा। 30 को 100 से गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा 3000 आ जाएगा। 3000 आ गया आपका क्या वस्तु का कॉस्ट प्राइस CP आ गया। आपसे क्या बोला गया है, यदि इसे अंकित मूल्य से 100 रुपये कम में बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता। अगर यदि ये अंकित मूल्य कितना है 4000, इससे अगर 100 रुपये कम में बेचता माइनस का 100 रुपया तो कितना में बेचता ये 3900 रुपया में बेचता, ठीक है।
तो इसका लाभ प्रतिशत क्या होता है ये आपसे पूछा गया। ये आपका निकल गया नया एसपी और सीपी कितना है 3000। 3000 वाली वस्तु को कितना में बेच रहा है 3900 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 900 रुपये का लाभ हो रहा है। 900 रुपये का लाभ, तो लाभ गुना क्या 100 बटा क्या क्रय मूल्य, ये होता है प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का तरीका। क्रय मूल्य कितना है 3000। अब इसको कैंसिल करिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 3 से इसको कैंसिल करिए, 30 या 90, तो कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा 30% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो ये सबसे बेस्ट अप्रोच है। तो ये थे आज के क्लास के सभी बेहतरीन क्वेश्चन। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। फिर आपसे मिलते हैं अगली क्लास में।